नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है निकाय पर नजर, आसान नहीं डगर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अब तो बसपा भी ये दिखाने लगी है कि वो भी चुनाव लड़ने जा रही है। और दरअसल बसपा का एक दांव है और निकाय चुनाव के बहाने, पुण्यतिथि है 6 तारीख को, तो उसके बहाने वोट बैंक पर निशाना साधने का एक प्रयास रहेगा। छोटा चुनाव है, बड़ा दांव आपको दिखाई देगा। उपचुनाव के बाद निकाय पर नजर, निकाय की सक्रिय बसपा निकाय के रण में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए ये बड़ा दिलचस्प चुनाव रहने वाला है, क्योंकि उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, लेकिन उत्साह में बसपा ने भी सपोर्ट किया है। बसपा ने सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि बसपा की सीटें जीत गए हो, बल्कि बसपा के वोट बैंक के कारण कई जगह भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो बढ़ी है, ऐसी चर्चा है अमूमन। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह का वोट ऑफ परसेंटेज बसपा का बढ़ा है, 40,000 से अधिक वोट मिलने से बड़ी आस लगा के बैठी है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि निकाय के चुनाव में सक्रिय भाजपा पूरे प्रदेश में चुनाव लड़कर अपना कुछ वर्चस्व कायम कर लेगी और ये बताएगी कि हम भी है मैदान में। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस रहेगा बहुजन समाज पार्टी का, जैसी बात कही जा रही है। और 6 तारीख को जब डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि होगी तो इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। सभी जिलों में पार्टी की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और जिला यहाँ के जो मुख्यालय है उसमें भी हार के बाद एक समीक्षा की गई। चलिए समझते हैं कि चुनाव पर नजर कैसी रहेगी। नगरीय निकाय पर नजर, चुनाव की डगर, बसपा की डगर कैसे होगी, आसान किसकी आसान होगी, समझते हैं संदीप से। हमारे संवाददाता संदीप जुड़े। संदीप, ये जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बात कही जा रही है कि नगरीय निकाय के चुनाव में वो भी हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। हमने ये भी देखा था कि पिछले चुनाव में जब उपचुनाव हुआ तो हर सीट पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा और उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। तो क्या एक बार फिर माना जाए कि एक नए गणित की तैयारी है? बिल्कुल, नए गणित की तैयारी तो यहाँ पर है। खासकर अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में भले यहाँ पर उम्मीद के मुताबिक परिणाम बहुजन समाज पार्टी के नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से ग्वालियर चंबल में बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहा है, भले सीट हासिल न कर पाई हो, लेकिन अगर हम बात करें तो कई सीटों में अच्छा खासा संघर्ष रहा। कई सीटों में कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतने की स्थिति तक पहुंची है बहुजन समाज पार्टी। लिहाजा यहाँ से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के को एक तरह से संजीवनी मिली है। उनको इस बात का आभास हुआ है कि अगर और मेहनत की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि नगरीय निकाय चुनाव में कुछ संघर्ष किया जा सकता है, कुछ सीटें हासिल की जा सकती हैं। लिहाजा एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ यहां पर जमावट करने में लग गई है। और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह से ग्वालियर चंबल में दबदबा रहा है पहले भी बहुजन समाज पार्टी का, तो नगरीय निकाय चुनाव में यहां पर टक्कर जरूर दे सकती है भाजपा और कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी। जी, ये कैसा होगा, ये जो गणित दिखाई दे रहा है किस तरह, यानी बहुजन समाज पार्टी क्यों ऐसा मानकर चल रही है कि टक्कर देने की स्थिति में होगी? अभी हमने देखा है कि उपचुनाव में तो बहुत कुछ ऐसा नहीं कर पाई। हाँ, वोट ऑफ परसेंटेज जरूर थोड़ा सा बड़ा होगा बहुजन समाज पार्टी। अब बिल्कुल, अभी आपने जिस तरह से वोट ऑफ परसेंट की बात कही है उसी को आधार मान रही है यहाँ बहुजन समाज पार्टी। जो वोट ऑफ परसेंट बढ़ा है और जिन सीटों में टक्कर दी है बहुजन समाज पार्टी ने, उन्हीं सीटों पर आशा जगी है बहुजन समाज पार्टी को और उसी को आधार बनाकर यहाँ पर अच्छे कैंडिडेटों की तलाश शुरू कर दी गई है। जैसे ही उपचुनाव का मतदान हुआ उसके तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी ने पूरी जमावट शुरू कर दी है, पूरी फील्डिंग शुरू हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी की। और जिन जिन सीटों पर जहां जहां पर उसका वोट ऑफ परसेंट बढ़ा है, जहां अच्छे संघर्ष की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी रही है, तो बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद जगने लगी है कि उन सीटों पर अगर और ज्यादा मेहनत की जाए तो आगे परिणाम अच्छे हो सकते हैं। लिहाजा अब पार्टी अच्छे उम्मीदवारों की तलाश में अभी से जुट गई है। जैसे कि भाजपा और कांग्रेस ने पहले से ही अपनी जमावट शुरू की है, तो अब कहीं भी बहुजन समाज पार्टी को भी पीछे नहीं आंक सकते। लिहाजा अब बसपा ने अच्छे कैंडिडेटों की तलाश शुरू किया है और उम्मीद है कि इस बात में कोई शक नहीं कि यहां पर टक्कर देने की स्थिति में भी बहुजन समाज पार्टी भी जरूर नजर आएगी। चलिए संदीप, धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। सीधे चलते हैं, योगेश यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार सभी जुड़ेंगे, तो हम सबसे चर्चा करेंगे। योगेश यादव जी, जब 2020 में उपचुनाव हुए अभी हाल में, तो उपचुनाव में यही हुआ कि कई जगह बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे और उसका सीधे तौर पर यदि असर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ जगह कांग्रेस को उसके कारण हार का सामना करना पड़ा। अब एक नई तैयारी है कि बहुजन समाज पार्टी 6 तारीख को अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर एक नई तैयारी में लगने वाली है। नगरीय निकाय के चुनाव पर नजर है बहुजन समाज पार्टी की। तो क्या ये माना जाए कि आगे चलकर आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे, बीजेपी की अपनी तैयारी, लेकिन क्या खेल बिगड़ेगा?
हेलो। हाँ योगेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए, विकास बंदरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। विकास जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी नमस्ते, कैसे हैं? मैं बढ़िया। विकास जी, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी भी नगरीय निकाय चुनाव में हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, और हमने ये भी देखा कि उपचुनाव में भी बसपा मैदान में आई और फिर उसका असर ये हुआ कि कुछ जगह से कांग्रेस का ऐसा कहना रहा है कि उसका लाभ बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को साथ में ये भी जोड़ना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने 50% के लगभग मत इस उपचुनाव में हासिल किए हैं। इसका मतलब है कि जनता में मतलब पूर्ण बहुमत, सीटों के हिसाब से ही नहीं बोल रहा मैं वोट शेयर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें कोई कष्ट कहीं भी नहीं होगा। जी जी जी। योगेश यादव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? योगेश जी? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी जी, अभी सुन पा रहे? चलिए, जुड़ते हैं उनसे और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं बुंदरिया जी, जुड़े हुए हैं। आप विकास जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये तो आपने ठीक बिल्कुल कहा कि बहुत अच्छा वोट ऑफ परसेंटेज रहा, लेकिन उसके बाद यदि बहुजन समाज पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में अपना दांव लगा देती है, तो क्या ये मानकर चल रहे हैं आप कि आगे का रास्ता आपका और आसान होगा? ये जरूर है कि आपका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था है हमारे लोकतंत्र में। सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गत नगरीय निर्वाचन में जीत हासिल की थी और उसके उपरांत हमने उन शहरों में, उन नगरों में काम किया है, उसके आधार पे हमें वोट मिलेगा। और ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के ही चुने हुए, बसपा के चुने हुए विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की ओर सम्मोहित होकर, उसके कामों से सम्मोहित होकर आते रहे हैं। तो बेहतर स्थिति बनेगी। कांग्रेस की स्थिति देखिए, बसपा के कारण कोई उन्हें चोट पहुंचेगी ऐसी विषय नहीं है। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से वैसे भी फेल्यूर है। जब संगठनात्मक रूप से फेल्यूर है, नीतियों के मामले में फेल्यूर है, और तो और जब उन्हें काम करने का मौका मिला प्रदेश में, देखिए उनका सबसे बड़ा फेल्यूर क्या होने वाला है नगरीय प्रशासन के चुनाव में। मध्य प्रदेश में उन्हें 15 महीने सरकार की जिम्मेदारी मिली, लेकिन जिस विफलता को उन्होंने छुआ है इन 15 महीनों में, वो अपने आप में प्रतिमान है। और जनता के दिमाग में, मन मस्तिष्क में, किसान हो या कस्बे का मजदूर हो या डे टू डे हाथ ठेला चलाने वाला, सबको उनका भलीभांति परिचय हो गया है कांग्रेस के परफॉर्मेंस का। तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा घातक कांग्रेस के लिए कुछ भी बात इस नगरीय चुनाव में होने वाली है। चलिए विकास जी, आप जुड़े रहिए। योगेश यादव जी मेरे साथ जुड़ गए। योगेश जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी। योगेश जी, बहुजन समाज पार्टी 6 तारीख को अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर ये एक तैयारी में है कि नगरीय निकाय में भी अपना दांव खेलेगी, यानी हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतार सकती। हमने देखा कि उपचुनाव में उसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर पड़ा, जैसा आप लोग कहते भी रहे। तो क्या ये माना जाए, यदि ऐसा होता है तो नगरीय निकाय की डगर भी थोड़ी सी मुश्किल भरी होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं विकास जी की इस अवधारणा को खंडन करते हुए कि कांग्रेस कहीं चूकी नहीं है। हम बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचा जो आज भी स्थापित है, गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा, वार्ड-वार्ड और नीचे तक, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एक चुनाव की हार या जीत या पराजय ही पूरी पार्टी का आकलन होता है। कांग्रेस एक आंदोलन है, कई बार जय और पराजय उसने देखी है, कई बार जय हुआ है। और ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक दम्भ आ गया है कि साहब हम तो चुनाव जीत कर आए, तो आप अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देख रहे हैं कि चुनाव जीता नहीं गया है, ये चुनाव को धोखे से खरीदा गया है। तो इस चुनाव को प्रजातांत्रिक मूल्यों का चुनाव नहीं कह सकते। दूसरी बात है बसपा की, तो बसपा के संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट करूंगा
कि भाजपा बातें तो जिस तरीके से कही जाती कि हम भाजपा विरोधी हैं, हम राष्ट्र के प्रति और अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, दलित और पिछड़े की, लेकिन कहीं ना कहीं से इन बातों से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के एजेंट के रूप में बसपा काम कर रही है। ये इस चुनाव से भी स्पष्ट था कि 5 सीटें कांग्रेस को जो डैमेज हुई है वो बसपा के कैंडिडेट, तो इस पार्टी को यदि वोट कटवा पार्टी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। कुछ पार्टी जैसी उग कर आ गई हैं कुकुरमुत्तों की तरह, जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में स्थापित होकर वोट कटवा का कार्यक्रम कर रही है, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो चाहे मायावती की पार्टियां हो। तो ये पार्टियां प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। ये सामने चेहरे पर इनके एक अलग चेहरा रहता है, ये सामने आलोचना करते हैं, वो करते हैं, लेकिन पर्दे पे पीछे नेपथ्य में जाने के बाद पार्श्व में इनका एक चरित्र अंदर के गठबंधन का होता है और ये स्पष्ट होता जा रहा है। आप जानते हैं बीएसपी का जनाधार संपूर्ण मध्य प्रदेश में नहीं है। छोटा मोटा मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बीएसपी कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं हो सकती है जो यूपी बॉर्डर से संबंधित है, लेकिन बीएसपी की स्थिति कई जगह निर्दलीय उम्मीदवारों के समान है। लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार भी वोट काट सकता है और वोट काटने पर क्या होता है, प्रजातंत्र के साथ घातक होता है। आज कांग्रेस परिपक्व है, जमीन पर है, संगठनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, हम अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्मविवेचन कर रहे हैं। हम एक मैदान में हमने एक मैच को हारा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दर्शक बनकर बैठ गए या मैदान से बाहर हो गए, हम मैदान में डटे हुए हैं। एक खिलाड़ी आउट होता है, दूसरी बारी में फिर वो सक्सेस होकर सेंचुरी बनाता है, तो ये तो जीवन का कर्म है। इसका मतलब ये नहीं मान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में दम आ गया साहब, अब तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, अब तो हमारे सामने कोई टिक ही नहीं रहा है। विकास जी सुन रहे हैं आप योगेश यादव जी को, जवाब दीजिएगा। नहीं योगेश जी, मैं कहीं भी कोई अहंकार की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें गर्व तो है ना कि हमने जो काम किया था उसके बाद आपको भी सरकार हाथ लगी, आप वाजिब काम नहीं कर पाए और हमारे काम को लोगों ने सराहा। एक तुलनात्मक अध्ययन भी हो गया, 15 साल में हमें हमारी तुलना नहीं हो पा रही थी। ये 15 महीने के बाद में आपके सरकार में रहते हुए हम तुलनात्मक रूप से भी जनता की दृष्टि में अव्वल हो गए। केवल इतना हमें गर्व है, और अगर अच्छे काम कर रहे हैं, हमने अच्छी सरकार चलाई है, लोगों के प्रयोजन के लिए काम किया, तो इसमें गर्वित होने से हमें और उत्साह पैदा होता है आगे भविष्य में अच्छे काम करने का। देखिए, जहां तक बसपा के संबंध में आप भारतीय जनता पार्टी को जोड़ के देख रहे हैं तो फिर मुझे आपत्ति है। मैंने क्या कहा, बहुदलीय व्यवस्था है इस लोकतंत्र में, बहुदल निर्दलीय आप भी मान रहे हैं, सभी चुनाव लड़ सकते हैं। इस मामले में ये देखना कि कोई हमारे लिए गठबंधन जैसा काम कर रहा है, ये तो उचित नहीं होगा। ये जरूर है, इस बात को आकलन करना चाहिए योगेश जी को कि जो मैंने पहले भी कही थी बात, और इसी आशंका के तहत कही थी कि योगेश जी का इस ढंग का कमेंट हो सकता है। मेरा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन उपचुनावों में भी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया है और तो 50% तक पहुंचे हैं। इस मामले को आप जरा आत्मचिंतन करिएगा। ठीक है, चलिए आप बने रहिए दोनों मेहमान मेरे साथ। शिव अनुराग पटेरिया जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पटेरिया साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी अब नगरीय निकाय की चुनाव की तैयारी में है, और इस बार जब उपचुनाव हुए तो कहीं ना कहीं उसका भार, उसका असर सीधे तौर पर कांग्रेस पर पड़ा, और कांग्रेस ऐसा मानती कि हमारी 5 सीट को बहुजन समाज पार्टी ने प्रभावित किया है। क्या नगरीय निकाय चुनाव में यदि हर सीट पर बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी लेकर आती है तो बीजेपी की राह आसान होगी? मनोज जी, इसको दो तरफ से देखना चाहिए, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है वो एक वार्ड के चुनाव की तुलना में काफी बड़े चुनाव होते हैं। अगर ये देखा जाए तो अगर विधानसभा क्षेत्र को वार्डों में तब्दील जी कम से कम 20-25 वार्ड से ज्यादा या 30 वार्ड के आसपास तक आपको हो सकते हैं। फिगर में वेरी 50 पर हो सकते हैं और 20-25 भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जब बड़े क्षेत्र में होता है और जहां एक अनुसूचित जाति और जनजाति का संकेंद्रण होता है, उन क्षेत्रों में बीएसपी को लाभ होता है। खासतौर से जो एससी जो वोट वाला इलाका है उसमें बीएसपी को काफी लाभ होता है। दरअसल जब वो विधानसभा क्षेत्र में होते हैं तो उनमें बहुत से ऐसे मोहल्ले क्षेत्र होते हैं, वार्ड होते हैं जहां पर अनुसूचित जाति का बहुमत नहीं होता है, तो वो फिर वो डाइल्यूट हो जाते हैं और अंत में वो जिस किस्म का समीकरण पैदा करते हैं, जिस किस्म की स्थिति पैदा करते हैं, उसमें बीएसपी के प्रत्याशी के खड़े होने से बीजेपी को लाभ हो जाता है।
इसका सबसे बड़ा कारण है, थोड़ा अतीत में जाइएगा, जो काऊ बेल्ट है या उत्तर भारत का जो इलाका है, इसमें बसपा का वोट बैंक वही वोट बैंक है जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, यानी SC, ST एंड द माइनॉरिटी। इसी में बीएसपी हमेशा सेंध लगाती रही है। और लेकिन जब वो छोटे क्षेत्र में रहेगा तो उनका जो संकेंद्रण वाला इलाका है, यानी जो अपने वार्ड हैं, उसमें बीएसपी खुद की ताकत पर अपने को जीतने की कोशिश करेगी। और अन्य वार्ड में अगर वो टैक्टिकली खड़े होते हैं फिर उसमें कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो भारतीय समाज है उससे तो जाति और जनजाति के मोहल्ले लगभग अलग हुआ करते हैं। अन्य जो वार्ड हैं या क्षेत्र हैं उनमें उनकी उपस्थिति होती है, लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है। तो मुझे लगता है बीएसपी अपने आप को, अपनी ताकत को रूरल लेवल पर, ग्राउंड के स्तर पर दिखाने की कोशिश करेगी और ये उनको करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि नगरीय चुनाव में बीएसपी अपनी साइजेबल प्रेजेंस जरूर बताएगी और जिन क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र हैं और जहां उनका मतदाता है वहां पे अगर वो खड़े होते हैं तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। जी सर, आप बने रहिए। मैं संजीव कुशवाहा जी जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हैं, विधायक भी हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। क्या बहुजन समाज पार्टी मन बना चुकी है कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी वो दिखाई देगी? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है, और 6 तारीख को जब पुण्यतिथि होगी अंबेडकर जी की, तो उस दिन ये तमाम तरह की चीजें देखने को भी मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस ये हमेशा कहती रही है कि आप कांग्रेस का वोट कटवा है। संजीव कुशवाहा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए, पटेरिया सर का मैं धन्यवाद करता हूं, फिर वापस लौटाऊंगा उनकी तरफ। लेकिन संजीव कुशवाहा से भी हम बात करेंगे। योगेश यादव जी जुड़े हैं। योगेश जी, विकास जी, चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन तकनीकी कुछ खामी है जिसके कारण नहीं हो पा रहे हैं। पर मैं लगातार बना हुआ हूं। जैसा कह रहे थे शिवराज पटेरिया जी कि कहीं ना कहीं यदि सामान्य वर्ग की जो सीट है, जो स्थान है, वहां पर बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ेगी, लेकिन यदि उनके प्रत्याशी खड़े होते हैं तो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगभग ये तैयारी में है कि कैसे हमें। विकास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। शिवराज पटेरिया जी भी जुड़े थे, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जहां भी जो कुछ क्षेत्र होते हैं वहां SC ST वार्ड थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। हालांकि अब तो सब लोग साथ मिलकर रहने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसका एक प्रभाव कुछ क्षेत्रों में, खासकर जब हम जिलों की तरफ जाते हैं तो दिखता है। तो इसका बहुत ज्यादा असर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां सामान्य वर्ग में यदि वो अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं तो उसका लाभ आप लोग को मिलेगा। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। एक तो शिवानंद पटेरिया जी ने जो बात कही कि वार्डों का आरक्षण जो है, SC ST को, अगर आप SC को खास करके आप अगर बसपा से एसोसिएट करके देख रहे हैं तो वो आबादी के आधार पे वार्डों का वर्गीकरण होता है। लेकिन नगरीय चुनावों में आप ये देखेंगे कि कोई राजनीतिक दल का ही बहुत प्रभाव होता हो ऐसा वजह नहीं है। खास करके नगरीय पंचायतों में देखें आप, जहाँ 300-400 की संख्या मतदाता के वार्ड होते हैं, वहां तो लोग निर्दलीय स्थिति में भी अपने खड़े हो जाते हैं। अगर वो प्रभावी रूप से वहां लोक सेवक के रूप में काम कर रहा है, सामाजिक रूप से एक्टिव है, तो निर्दलीय भी व्यवस्था में आ जाता है। वहां पे फिर विकास जी, आप बने रहे, मैं आपके पास लौट रहा हूं। संजीव कुशवाहा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक है बहुजन समाज पार्टी से। संजीव जी, आपका स्वागत है। क्या हम मान लें कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी जोरदार उपस्थिति होगी बहुजन समाज पार्टी की? और यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस ये कह रही है कि आप वोट काटने का काम करते हैं। हाँ, कांग्रेस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी वोट काटने के लिए लड़ती है या चुनाव जीतने के लिए। ये दरअसल कांग्रेस की दुर्गति होने का कारण यही है, वो हम लोगों पर ध्यान देती हैं। भाई आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम विधानसभा भी लड़ेंगे, हम नगरीय निकाय भी लड़ेंगे, हम लोकसभा भी लड़ेंगे। और अगर आपका काम इतना बड़ा अच्छा है, आपका संगठन अच्छा है, तो आप जीतेंगे। और अगर हमारा काम अच्छा है, जनता की हमसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं, तो हमको जनता पसंद करेगी।
तो ये अपनी लाइन बड़ी खींचने की बजाय दूसरे की लाइन छोटी करने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए इनकी दुर्गति हो रही है। इसलिए इनका जो कहना है कि हम वोट काटने का काम करते हैं, बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं और इनकी मानसिकता इसी तरीके की है, इसलिए ये बार बार विफल हो रहे हैं। लेकिन ये तय है संजीव जी कि नगरीय निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बड़ी प्रखरता के साथ अपनी एंट्री करने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अभी 28 उपचुनाव हुए उनमें भी अपनी ताकत दिखाई, और आप देख रहे होंगे कि कई सीटें तो हम बहुत मामूली अंतर से हार गए हैं, लेकिन हमने अपनी पूरी ताकत दिखाई और जनता ने हम पर भरोसा भी जताया। और इसी तरह जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें भी बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। सभी जगह पार्टी के पास अच्छे प्रत्याशी हैं, लोग हमसे अभी संपर्क कर रहे हैं, तो पूरी ताकत के साथ लगेगी और अच्छा प्रदर्शन भी करेगी। जी योगेश जी, आप जुड़े हुए हमारे साथ? योगेश यादव जी, चलिए संजीव कुशवाहा, योगेश हेलो जी। जी योगेश जी। हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ मैं आपको। आप संजीव कुशवाहा जी को सुन पा रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल सुन रहा था। जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि बीएसपी का यदि संगठनात्मक जो ढांचा है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्थापित कहाँ है? मध्य प्रदेश के निमाड़ या अंचल क्षेत्र में, मालवा में या विंध्याचल क्षेत्र में आप यदि देखें तो चंबल और ग्वालियर संभाग के अलावा बीएसपी का संगठनात्मक ढांचा ही तैयार नहीं है। तो ये क्या होता है कि ऐसे समय जब कांग्रेस निश्चय कांग्रेस का प्रति आज भी दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक का जो विश्वास धारण करके रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि कहीं ना कहीं से हम दलित, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये तो बीएसपी को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अब आप जानते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में बीएसपी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए चुनाव का इस्तेमाल करके, आंतरिक गठबंधन करके, और ये वोट, जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था, वो वोट कटवाने की राजनीति होती है। तो ये एक जो नया चलन चला है, ये प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है और मैंने इसको बहुत निजी तौर पर देखा है, छोटे चुनाव में देखा है। बीजेपी ने इसे प्रयोग बहुत जगह किए हैं कि जहां पर उनको लगा कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीतने वाला, या उन्होंने निर्दलीय को समर्थन कर दिया, या वहां बीएसपी का या कोई ऐसा उम्मीदवार उठा दिया ताकि दलित, अल्पसंख्यक और ये पिछड़ा वर्ग के वोट कट जाएं। तो बीजेपी का तो ये हमेशा का एक ट्रेंड रहा है कि किस तरीके से राजनीति में अपने आप को सत्ता पर काबिज होना, और ये निजी तौर पर मुझे व्यक्तिगत रूप से नॉलेज में है कि इस तरीके का इन्होंने प्रयोग कई नगरीय निकाय चुनाव में भी किया है। और बीएसपी का जो ये घोषणा हुई है, चूंकि अभी चुनाव का भी पूरी प्रक्रिया का भी संभावित नहीं है कि जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, क्योंकि ये भी संकेत मिले हैं कि शायद वोटर लिस्ट में पुनर्वो होगा, एक बार मूल्यांकन होगा। तो चुनाव कब है? लेकिन 6 दिसंबर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर इस बात की घोषणा, इस बात का संकेत होता है कि हम दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और बीएसपी ने हमेशा दबाव की राजनीति की है। जवाब दीजिएगा। संजीव जी, आवाज सुन पा रहे? सुन रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है। आप बोलिएगा। योगेश यादव को आपने सुना होगा, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बिल्कुल, यादव जी को हमने सुना है और शायद उनको शायद जानकारी है नहीं, या मुझे लगता है ध्यान नहीं है उनको, कि एक समय में बहुजन समाज पार्टी के 12-13 एमएलए विधानसभा में थे, और पिछली बार भी 4 विधायक जो थे वो 2 चंबल क्षेत्र से थे और 2 आपके सतना रीवा की तरफ से थे। तो आप जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पूरे प्रदेश में नहीं है, आप बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। आप अपनी स्थिति आंकिए, हमारी स्थिति मत आंकिए। आपकी स्थिति क्या रही? आपने 15 महीने की जो सरकार चलाई उसमें अपने कितने विधायक अपने साथ कर पाए, और उसके बाद जब चुनाव लड़े तो आप वापस कितने विधायकों को आप जिता पाए? आप अपनी स्थिति देखिए ना, बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है। संगठन के मामले में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा आगे है, और आपके यहाँ संगठन है कहाँ? हम देख रहे हैं भिंड में आपस में जूतल तेजाब हो रहा है। तो आप अपना मतलब दूसरे के घर में झांकने ताकत झांकी करने की बजाय आप अपना घर देखिए, अपने को ताकतवर बनाइए। हमसे क्या है भाई, हम चुनाव लड़ेंगे और जनता को हमारा काम पसंद आएगा, हमारे लोग पसंद उनको वोट देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। हालांकि योगेश जी से मुझे इस पर प्रतिक्रिया लेना था, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। विकास जी, योगेश जी और संजीव जी, आप तीनों का धन्यवाद। साथ ही शिव अनुराग पटेरिया जी भी मेरे साथ जुड़े थे। लेकिन मध्य प्रदेश में निकाय पर नजर है, आसान नहीं डगर। दरअसल इसलिए भी कहना पड़ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी, जैसा कह रहे हैं संजीव कुशवाहा, कि बिल्कुल हम हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और एक
वर्चस्व के साथ ये दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की प्रेजेंस है। लेकिन यदि ये प्रेजेंस जिस तरह का वो बात कर रहे हैं होती है, दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी भी अपनी तैयारी में लग गई है, बहुजन समाज पार्टी की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या रुख होगा? तो आप समझ रहे थे, जैसा योगेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस ये कहती रही है कि वोट काटने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है, पर मतदाता किसको क्या समझेगा, अभी तो यही कहा जाएगा। निकाय पर नजर, आसान नहीं डगर। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।